Hello, good evening everyone. Tanu, why Tanu send me the message? अभी होगी डियर देखो तनु. हेलो तनु. हेलो रुक्मणी. अभी होगी डियर देखो तनु. कभी कभी सिस्टम थोड़ा डाउन चलता है उसीलिए ऐसे इश्यूज हो जाते हैं. डोंट यू वरीड अबाउट इट. नाउ is am I audible to you? Yes, good evening कविता. चलो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. हाय रुक्मणी. ओके. नेक्स्ट वैशाली हो गया. मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ. आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन. गुड इवनिंग रिचा. सो देखिए, आज का हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो बिजनेस फाइनेंस को लेकर था. तो बिजनेस फाइनेंस के लिए सब में पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होने जाती है तो हम लोग जो है पैसों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सिर्फ ओन कैपिटल से हम हमारा बिजनेस जो है हायर लेवल तक नहीं लेके जा सकते. वी नीड सम फाइनेंशियल हेल्प. तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में बिजनेस एनवायरमेंटल में शेयर्स, वालेकुम अस्सलाम नदीम, शेयर्स के बारे में पढ़ा था, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था. ओके. सो उसी के बारे में उसका एलोकेशन किस तरह से किया जाता है, उसकी प्लानिंग किस तरह से की जाती है, उसका एक स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाता है कि इस पैसे इतनी चीज के लिए इतना कैपिटल लगेगा या ये चीज में इतना कैपिटल लगाना है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि उसका पहले से, जिस तरह हमको कहीं पे घूमने जाना है, ये वाला टॉपिक भी हमारा हुआ है, कभी हमको घूमने जाना है, जैसे कॉलेज बंक करके हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो हम उसकी क्या करेंगे, पहले से प्लानिंग करेंगे. तो एग्जैक्टली व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म, तो वी नीड सम फाइनेंशियल हेल्प. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे लिए फाइनेंशियल की एक अलग अलग क्राइटेरिया होगा. यस अभिजीत, गुड इवनिंग. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हमारे मेन टॉपिक पर. लेट वी स्टार्ट. ओके. यस. तो यहाँ पर आ जाएगा. okay. देखो, बिजनेस फाइनेंस क्या बता रहा है हम लोगों को. बिजनेस फाइनेंस मीन्स अ फंड एंड क्रेडिट एम्प्लॉय इन द बिजनेस. फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस. देखो, फाइनेंस, पैसा जो है फाउंडेशन. बिना पैसों के हम कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो फाउंडेशन मतलब क्या कि एक बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो पहला एक जो ईंट लगाते हैं, ईंट से जो इसका एक स्ट्रक्चर रेडी होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, फाउंडेशन कहलाता है. उसी तरह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिजनेस का सॉरी, बिजनेस का पिलर जो रहता है, पिलर जिसे हम कहते हैं, ओके, वो पिलर कौन सा है, फाइनेंस है. तो फाइनेंस रिक्वायर्ड आर टू परचेज असेट्स, गुड्स, रॉ मटेरियल एंड फॉर द अदर फ्लो ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी. लेट अस अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस. तो हम इसको डीपली पढ़ते हैं आगे जाके कि एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है. तो उसमें जो है एक ऑथर है, अकॉर्डिंग टू द बी ओ विलर, मीनिंग ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड those business activity that are concerned with the acquisition and conservation. यानी शुरुआत करने के लिए और आगे चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए. तो कैपिटल फंड इन द मीटिंग ऑफ अ फाइनेंशियल नीड एंड ऑल अवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस. और हर एक छोटे मोटे काम के लिए लगने वाले पैसे को हम लोग जो कहते हैं बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. यस पूजा कुमारी, गुड इवनिंग डियर. ओके. नाउ मैंने ये पेज को जो है थोड़ा सा फिल कर दिया है. वो इसलिए फिल किया है ताकि जो स्टूडेंट्स है जो हिंदी के, वो हम लोग उसको सामने रख सके. देन आई विल प्रोवाइड यू द नोट सेपरेटली. ओके. बिजनेस इज आइडेंटिफाई विद द जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. देखो, बिजनेस एक आइडेंटिफाई करता है जनरेशन को और एक सर्कुलेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ओके. एक जनरेशन टू जनरेशन और एक सर्कुलर, देखो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलता ही रहेगा ना. तो प्रोडक्ट एंड सर्विस,
फुलफिल नीड है सोसाइटी, हर एक चीज को क्या कहते हैं हम लोग, सोसाइटी की नीड्स जो भी रहेगी, वांट्स जो रहेगी, उसको सेटिस्फाई करवाना हमारा काम है। ओके, फॉर सक्सेसफुल डूइंग एनी ऑपरेशन बिजनेस रिक्वायर्ड मनी, कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लगेगा, पैसा, विच इज नोन एज अ बिजनेस फाइनेंस। देयरफॉर फंड आर नोन एज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ एनी बिजनेस। जैसा कि हमारी, हमको जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बिना ब्लड के इंसान जिंदा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। ओके, सो एग्जैक्टली बिजनेस के अंदर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस ज्यादा चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। एक थॉट वाइज उन्होंने एक्सप्लेन किया, a business would not function unless there is a adequate money accessible for us। अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा बिजनेस को रन करने के लिए नहीं है तो हम उस बिजनेस को ज्यादा देर नहीं चला पाएंगे। The capital contributed by the businessman is to establish the business isn't adequate to meet the financial need of the business. Consequently, the businessman need to search for an operation of a generation fund। क्या कहता है कि एक बिजनेसमैन को क्या करना रहता है, एस्टैब्लिश करना है, उसकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करना है, तो वो फंड कैसे कलेक्ट करेगा, वो ये चेक करेगा। A research of a financial need and operation to fulfill the those need must be done with a specific and goal to arrive the effective financial management to manage the business। मतलब वो क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे, यानी जो हमने प्लान सोच के रखा है उसको सक्सेसफुली फुलफिल कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे कि मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन कर पाएंगे बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर, यानी अच्छे से हम लोग मैनेज एंड कंट्रोल कर पाएंगे। देखो, अगर हमारे पास एक, अगर हमने सोचा कि हमको शादी के लिए जाना है या कहीं पिकनिक के लिए जाना है या अभी हॉलीडे समर वेकेशन चला है, हम लोग को वेकेशन पे जाना है, तो हमने जो पैकेज ले लिया है 20,000 या 25,000 का, तो उतना ही फाइनेंस मोर देन इनफ है, नहीं, हमको और 20-25,000 रुपए ऊपर लगेंगे, हम शॉपिंग करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीजें लगेगी। तो जब भी हम ये करेंगे तो हमको एक्स्ट्रा नीड्स होती है। तो सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा देना ही बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं होता, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, उसको रन करने के लिए इफेक्टिवनेस को लाना, इफेक्टिव चीजें करना, ये क्या कहलाएगा, अच्छा बिजनेस कहलाएगा। तो ये बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या करेगा, मैनेजमेंट का भी एक लेवल अच्छा पड़ता है कि हमको पैसे को कहाँ कहाँ और कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है ना। The fundamental necessity of a business would be to buy a plant or aperture or it could be buy a raw material। देखो, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे, वेजेस, पगार मजदूरों को अच्छी देंगे। द मनी रिलेटेड नेसेसिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो पैसों की जरूरत कहाँ कहाँ, कैसे और क्यों और कब और कैसे लगती है, इस चीज के बारे में हम आगे जानेंगे। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, हम लोग को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा पैसा कि जो हमने अटका के रख दिया है। कौन सी चीज में अटका के रखोगे, या तो आप मशीनरी खरीद लोगे, आप प्लांट खरीद लोगे, आप फर्नीचर खरीद लोगे, तो ये क्या किया आपने, एक ऐसा बिजनेस चलाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, ऑफिस जाके मतलब एक गाला ओपन कर लिया, एक शॉप ओपन कर लिया, तो ऑफिस तो नहीं खुल गया ना। उसके लिए हमको ऑफिस के लिए टेबल लगेगा, चेयर लगेगा, डेस्कटॉप लगेगा, फैन लगेगा, एसी लगेगा, ट्यूबलाइट लगेगी, ये सारी चीजें हमको क्या है, फिक्स सेट्स है। तो ये बिजनेस रन करने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए हमको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसे ही हमको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी एक ऐसा पैसा जिसको हम क्या करें, इन्वेस्ट कर सके, इट इज कॉल्ड अ फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबको डाउट है, किसी को कुछ इशू? देखो, ये जो टॉपिक था ना हमारा, ये दो तरीके से था। एक शेयर्स के बारे में था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक पूरा लेक्चर हो चुका है। अगर जिसने नहीं देखा होगा तो प्लीज वॉच द वीडियो ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको शेयर्स के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, और पैसा कहाँ कहाँ से हमने कलेक्ट किया, वो वाले इसमें हमने देखा था। अब पैसे तो कलेक्ट कर लिया, पैसा कलेक्ट करने के जरिए हमको पता चल गया अब पैसे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, और अच्छा बिजनेस को रन कैसे करना है, उसमें कैसे पैसे लगाया जाता है, ये हम बिजनेस फाइनेंस के यूनिट में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव अ डाउट पंच करो, और अगर आपको अंडरस्टूड है तो थंबनेल दो। एनी डाउट डियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो फास्ट। क्लियर? ओके, कविता का मैसेज आया है, वेर इज अभिजीत,
Where is Pooja? Richa? Very nice, thank you. Is this clear, everyone? Yes, everyone. अभिजीत और कौन था? नदीम, कृशाली, where are you? Tanu, this topic is clear, everyone. I did not get any response from your side. Please let me know first. Okay, कृशाली का भी आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल हमने देख लिया. अब हम किस पे देखेंगे? वर्किंग कैपिटल पे देखेंगे. अब बिजनेस नीड अ फंड फॉर इट्स डे टू डे एक्टिविटी. देखो, पैसा एक जगह हमने अटका के रख दिया, उसे कहेंगे फिक्स कैपिटल. अब हमको डेली भी तो कोई चीज की जरूरत पड़ती है ना. डेली चाय की जरूरत पड़ती है, डेली पानी लगेगा, है ना. डेली पेन के यूजेस हो गए, स्टेशनरी का यूजेस होगा, डेली का वेजेस भी होगा, जो मतलब क्लीननेस करने वाले उनका वेजेस रहेगा. ओके. तो सैलरी भी तो जो ऑफिस में स्टाफ रखेंगे उनको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, रेंट पे करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, लाइट बिल पे करना पड़ेगा. ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हमको पे करने, उसके लिए हमको डेली के लिए तो भी तो पैसा लगेगा ना. एक फिक्स अमाउंट हमने सोच लिया कि वह फर्नीचर लगा, ये लगा, ऑफिस में लगा दिया पैसे. पहले फाइनेंस में पढ़ा था कि पैसे कलेक्ट कैसे करते, अभी हम पैसों का यूज कैसे करते, यूटिलाइज कैसे करते, वो बिजनेस फाइनेंस में पढ़ रहे हैं. ओके. तो यहाँ पर आ गया है वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल बताता है हम लोगों को कि रेगुलर यूज के लिए, रेगुलर खर्चों के लिए जो पैसा लगता है, उसे हम नाम देंगे वर्किंग कैपिटल. जिसमें हमारा पैसा बढ़ेगा भी और पैसा घटेगा भी. यानी हमारे पास जिन्होंने उधारी पे लिया था वो हमको पैसा रिटर्न देंगे, और हम भी किसी से उधार लिए थे हम उनको रिटर्न देंगे, और हम अदर एक्सपेंसेस अगर हमको जो लगता है वो पे करेंगे. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. यानी रेगुलर खर्चे के लिए यूज होने वाला पैसा, उसे हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल. इज दिस क्लियर? फिर आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है कि देखो, हम लोग जो एक तरीका यूज कर रहे हैं, जरूरी थी नहीं ना कि वो लाइफ टाइम तक वही चलेगा. न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आएगी. पहले मैंने बताया था कि हम लोग बुक और पेन पे जो है डेटा कलेक्ट करते थे. गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आपको बड़े बड़े रजिस्टर मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग किए हुए, रिकॉर्ड के. तो वो नंबर से, वो पेज नंबर से वो चीज का क्या कहते हैं वो लोग, रिकॉर्ड को फाउंड करेगा और आपको देंगे. इज दिस क्लियर? अभी अभी कैसा हो गया, अभी और इजी हो गया है. अभी क्या करते हैं वो लोग? कंप्यूटराइज यूज करते हैं, है ना. कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं. आपका जो नंबर है वो जिया नंबर दे, तो वो नंबर से वो एंटर करेगा, वो बुक नंबर 4 उठा के लेकर आएगा, रिकॉर्ड देखेगा, आपको दे देगा. तो ये क्या हो जाता है? चीजों के लिए. अभी जैसे कि रेगुलर में बुक और पेन यूज करी थी तो उसके लिए यूज हो रहा था. बट आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज करूंगी, वाईफाई लगेगा, नए नए टर्म्स लगेंगे, नए नए ऐप लगेंगे, उनका यूटिलाइज किस तरह से करना है. फंड मतलब पैसा बेटा. फंड मतलब पैसा, कहाँ से कलेक्ट करेंगे. इज दिस क्लियर? यस रुकमनी. तो एक कंपनी को अच्छे रूप में लेकर जाने के लिए, एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए भी हमको पैसों की जरूरत पड़ सकती है. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ रुकमनी, अभी क्लियर है बेटा? टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग. फाइनेंस एंड नीड टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट कंप्यूटर इन द बिजनेस. देखो, पहले मैंने कहा था ना, टैली का जो होता था, टैली का कोर्स करते थे हम लोग, डेटा एंट्री करना जानते थे कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ऐसे कोर्स करके हम छोटे मोटे ऑफिशियल वर्क कर लेते थे. लेकिन अभी हर एक कंपनी का क्या आ गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया. वो लोग टैली का एक वर्जन फॉलो कर लेते हैं, एक सी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, या तो फिर एक दूसरा कुछ प्रोग्रामिंग होगा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, डाइवर्स, तो उसको हम लोग कर लेते हैं. तो उसकी वजह से हम लोगों को कुछ एक सॉफ्टवेयर की लगता है. अभी देखो, बैंक में जाओ तो अलग अलग बैंक में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. डीमार्ट में शॉपिंग करने जाओ, उनका कैलकुलेशन का फॉर्मेट अलग होगा. तो जो सॉफ्टवेयर वो लोग खरीदते हैं, हर एक एंट्री के लिए क्या करते हैं? अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है. तो वो सॉफ्टवेयर के लिए भी हमको पैसा लग सकता है. डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिजनेस को जो है एक नया रूप देना. जिस तरह से हम लोग ओल्ड मेथड से नए मेथड की तरफ अट्रैक्शन हो गए, तो नई पुरानी चीजों को साथ में रखते हुए नई चीजों का इस्तेमाल करना, उसके लिए भी तो पैसा लगेगा. पहले हम
बुक और पेन पे रिकॉर्ड लिख रहे थे, अभी हम कंप्यूटर पे रिकॉर्ड लिखेंगे, तो बुक और पेन में खर्चा कम आता था, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में खर्चा ज्यादा आ रहा है, हमको वाईफाई का पैसा लग रहा है, हमको लैपटॉप नया खरीदना पड़ा है, लैपटॉप रखने के लिए टेबल नया खरीदना पड़ा है, लैपटॉप के अंदर हम लोग को जीबी रैम वगैरह का यूटिलाइज बराबर करना पड़ता है, लैपटॉप के अंदर हमको सॉफ्टवेयर अलग लगेगा। तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आगे बढ़ना, इट इज कॉल्ड अ डाइवर्सिफिकेशन। नाउ इट इज क्लियर। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, जो जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और एडवांस करना। जिस तरह भी हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, है ना, तो सॉफ्टवेयर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं S3, तो S3 के अंदर S3 प्रो ले लिया, या 3.1 3.2 3.3 वर्जन आ जाते हैं। तो ये क्या करना, अपग्रेड करना। अभी देखो हमारे मोबाइल भी कभी कभी जो हम यूज करें, कभी वो बोलता है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए आया है, तो हमको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। ओके, देखो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ओनली लार्ज कंपनी रिक्वायर द बिजनेस फाइनेंस, ट्रू और फॉल्स। क्या हमको सिर्फ बड़ी कंपनी चलाने के लिए ही पैसों की जरूरत पड़ती है? नहीं, छोटी मोटी चीजें चलाने के लिए भी, छोटा मोटा बिजनेस रन करने के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। इज दिस क्लियर? Okay. Now capital structure. For a technical perspective, the capital structure is a careful balance between the equity and the debt. देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कोई भी चीज को एक समान तक रखना। इज दिस क्लियर? एक समानता में बनाए रखना, कि ऐसा ना हो कि हम कर्जा ज्यादा ले रहे और खुद का पैसा कम लगा रहे, या खुद का पैसा ज्यादा लगा रहे कर्जा कम ले रहे। यानी हमको जो खुद का पैसा लगाना है और हम जो उधारी पे पैसा लेंगे, वो एटलीस्ट इक्वल पोजीशन पे आना चाहिए। समझ में आया? दोनों मिलाकर यूटिलाइज करना चाहिए, कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी समझ लो मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, क्लासेस स्टार्ट किया, मेरी क्लास का नाम है विजन कोचिंग क्लासेस। तब मैंने वो क्लासेस स्टार्ट किया। अब वो क्लासेस के लिए मैंने अपना पैसा लगाया 50,000, जीतू सर ने, रुकमणी ने, राबिया ने मिलकर मेरे को दे दिए 2 लाख रुपए। चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब मुझे जितने की नीड्स है, जो मेरा कैपिटल है, उतना ही मेरा आगे होना चाहिए, कर्जा ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। द फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशन, द फंड ग्रोथ, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते जाते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन द ओनर फंड एंड बोरोड फंड। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम हमारा पैसा लगा रहे हैं और जो हम उधारी पे ले रहे हैं, हमारा पैसा मतलब ओनर्स फंड, जो हम सामने वाले से ले रहे हैं वो बोरोड फंड, यानी लेना, बोरो करना यानी बोरोड। समझ में आया? बोरोड करना मतलब लेना। तो इसके लिए हमको क्या कहते हैं, फंड इक्वल टू ओनर्स प्लस बोरोड, यानी खुद का पैसा और उधारी से लिया हुआ पैसा दोनों मिलके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में यानी खुद का फंड में हम लोग कैसे पैसे लगाएंगे, या तो इक्विटी शेयर से पैसा लेंगे, या प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेंगे, या कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में उठा के रखा था, या रिटेन अर्निंग हमने किया यानी प्रॉफिट कुछ कमाया। ओके, तो इट इज कॉल्ड अ ओनर्स फंड। बोरोड फंड यानी हमने या तो लोन लिया, या डिबेंचर यानी किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, या पब्लिक डिपॉजिट यानी गवर्नमेंट से हम लोग ने पैसा, यानी हम लोग ने लिया, यानी लोगों से, जैसे मैंने बताया ना, इक्विटी से पैसा कलेक्ट करना। तो ये क्या कहता है, डेप्ट इक्विटी फंड। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? देखो हिंदी में भी ये चीज सामने रख देती हूँ। पूंजी, वी विल वेट अ 2 मिनट्स फॉर अजान। यहाँ तक क्लियर है आपको?
ओके, बैक स्लाइड। हाँ, इंग्लिश स्लाइड ही बता रही हूँ मैं, डोंट यू वरी, इंग्लिश स्लाइड ही बता रही हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी, पैसा कहाँ कहाँ से जमा करना। ओके, रुकमनी आप भी यही पूछ रहे हो बेटा? प्लीज लेट मी नो। रुकमनी, थोड़ा रिपीट जल्दी जल्दी कीजिए, बिकॉज थोड़ा सा स्लो होने की वजह से, नेटवर्क डाउन होने की वजह से मुझे आपके चैट जो है थोड़ा स्लो मिल पा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डेट कि आप पूरी मतलब कंपलसरी ऐसा लिख दीजिए, तो मुझे अंडरस्टैंड होगा कि आपको क्या मतलब वापस से रिपीट करना है। रुकमनी, ओके, बस स्लाइड देखने को बोले, ओके 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 ओके, नॉट एन इशू, चलो देख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी हमको पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे कलेक्ट करते हैं, बिजनेस में कैसे लगाते हैं? तो पैसा हम दो तरीकों से कलेक्ट करते हैं, या तो हम खुद का पैसा लगाते हैं, या तो हम उधारी पे पैसा लेते हैं। तो खुद का पैसा लगाने के लिए जब हम बिजनेस में एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए पैसा लेते हैं, तो खुद के लिए हम इक्विटी से पैसा कलेक्ट करते हैं या प्रेफरेंसेस से पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा अपना पैसा हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे देते हैं उसको। इक्विटी मतलब किससे, कि हमने लोगों से पैसा कलेक्ट करके हमारे पास स्टार्ट किया। प्रेफरेंस मतलब भी जैसे आप लोग ग्रुप हो, मैंने बोला कि मुझे फाइनेंस की नीड है, आप लोग फाइनेंस कर दो, तो आप लोगों ने फाइनेंस कर दिया, तो वो मेरे क्या हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। ओके, इक्विटी मतलब लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया। अब उसमें से मैंने कुछ, मेरे पास रिजर्व होगा ना, गोल्ड वगैरह उठा के रखा होगा, ठीक है, कुछ पैसा फ्यूचर में जो लास्ट ईयर मैंने कमाया था वो पैसे जमा करके रख दिया होगा, रिटेन अर्निंग, तो ये सब मेरा अपना पैसा हो गया। अब क्या हो गया, इन सब से पैसा कलेक्ट करने के बाद भी मुझे शॉर्ट पड़ा पैसा, और मैंने दूसरा उधार में पैसा लिया। तो उधार में कैसा लिया, बैंक लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिया, या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, या पब्लिक डिपॉजिट कर दिया, यानी पब्लिक के पैसे जो फिक्स डिपॉजिट के होते हैं ना, जो यूटिलाइज करने के लिए लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ बोरोड फंड, यानी उधारी पे लिया हुआ पैसा। यस आनंद कुमार, गुड इवनिंग बेटा, इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो इसका मतलब ये बता रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है मिक्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ अ फंड, ये लॉन्ग टर्म पे चलने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेब्ट and the equity maximize the value of equity shares of the company. However, the company heavily funded by the debt has aggressive capital structure, poses a greater risk to investor. The risk, however, may be the primary resources of the growth of the firm. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है जिसने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है लंबे समय के लिए, जो अपना पैसा तो लगा रहा है, साथ में उधार भी ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका उधार ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेंशन वाला हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उधार ज्यादा देना पड़ा है ना, यानी हमने उधार लेके रखा है, तो हमको पैसा भी ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी रिस्की हो जाता है, कभी बिजनेस लॉस हो गया, डूब गया, तो हमारा लॉस जो हुआ वो तो वो हुआ, साथ में हमको जिससे कर्जा लिया था वो भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत चीजें रिस्की हो जाती है। ये प्राइमरी रिसोर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द ग्रोथ। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो हमको हमारा पैसा इक्विटी, मतलब देखो ये ब्लू पॉइंट बता रहे हैं ना, ये ब्लू पॉइंट हमारा अच्छा होना चाहिए, इक्विटी यानी हमारा खुद का पैसा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ओके, जहाँ पे से हमको उधार थोड़ा लेना चाहिए, अदर सोर्सेस से पैसा थोड़ा लेना चाहिए, और प्रेफरेंस से, मतलब देखो सब में पहले मैं अपना पैसा अच्छे से लगाऊंगी, उसके बाद मैंने तुम लोगों से हेल्प लिया हुआ पैसा लूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कर्जा, और थोड़ा सा दूसरे जो पैसे मैंने उठा के रखे थे या कोई और बिजनेस किया था वो वाला पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा करने से हमारी बिजनेस के स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, गुड होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? डेप्थ वर्सेस इक्विटी, डेप्थ क्या होता है और इक्विटी क्या होता है? डेप्थ मतलब कर्जा, इक्विटी भी मतलब कर्जा है, लेकिन किससे, इक्विटी एज अ हमारा कैपिटल कहलाएगा, डेप्थ मतलब हमारा उधार कहलाएगा। इक्विटी के अंदर हम जो है कैपिटल जो है, तुम्हारे को पैसा जो है कैपिटल रिटर्न नहीं देने वाले, हम तुमको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिटर्न देने वाले हैं, और कैपिटल के बेस पे हमने तुम्हारे को बिजनेस में पार्टनरशिप दे दी एज अ इक्विटी करके। डेप्थ में हमको क्या करना पड़ता है, उधार जो पैसा लिया वो भी देना पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, वो भी टाइम टू टाइम। तो कॉस्ट ऑफ अ डेप्ट इज अ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ अ इक्विटी, बट डेप्ट इज अ रिस्कियर देन द इक्विटी। देखो उधार लेना, बैंक वालों से पैसा उधार लेना रिस्की हो जाता है, जबकि मेरा आप लोगों से पैसा कलेक्ट करना इजी हो जाएगा।
The reason for this are lender earn an assured interest and repayment of a capital. जो भी हम लोग को पैसा देगा वो हम लोग से कैपिटल भी लेगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेगा. Interest on the debt is a tax deductible expenses. So bring down the tax liability of the business whenever dividend are paid out for the profit after tax. वो ये बताना चाहता है कि जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बाद हमको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा. तो जैसे जैसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा तो उनके साथ साथ जो हमने उधार लेके रखा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा ना. तो जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा तो बिजनेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी. टैक्स लाइबिलिटी यानी कर्जा तो बढ़ा हुआ ही था, उसके बाद टैक्स पे करना है वो भी एक अलग से कर्जा बढ़ गया. डेप्थ इज अ मोर डेंजरस ऑफ द बिजनेस, इट इज एड टू द फाइनेंशियल रिस्क. और कर्जा लेने से हम डूब भी सकते हैं, ये बहुत रिस्की हो सकता है. ओके, बाय अ बिजनेस एनी फेलियर विद द रेफरेंस टू द पेमेंट ऑफ अ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट में लीड द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी. और वो क्या करेगा, लिक्विडेशन लीड करेगा कंपनी का. इज दिस क्लियर? यानी पार्ट लिक्विडिटी यानी अपनी पोजीशन. इज दिस क्लियर? ओके. फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लाभ उठाना, फायदा उठाना. ठीक है. द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेप्ट इन ऑल ओवर द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लेवरेज. देखो एक छोटा सा कर्जा लेना, प्रोपोर्शन कर्जे का एक हिस्सा, ओके, ओवरऑल द कैपिटल का एक हिस्सा. तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो हमारी मतलब क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, या तो कैपिटल बढ़ता जाएगा, या तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. व्हेन ऑल ओवर द डेप्ट इन द फर्म इंक्रीज, अगर हमारा कर्जा बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ द फंड क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. डेप्थ इज अ चीपर रिसोर्सेस ऑफ अ फंड. और हम क्या हो जाएंगे, उधारी की जिंदगी के ऊपर आधी हो जाएगी. तो हम लोगों को उधार क्या करना है, कम लेना है. When the proportion of a debt in the total capital is higher than the firm, it is called the higher leverage. But when the proportion of a debt is a total capital is less, the firm will call the lower leverage. यानी जो है हम कितना ऊपर जा रहे हैं उधारी की जिंदगी में और कितना नीचे आ रहे हैं. जाहिर सी बात है जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा पैसा अगर उधार लेंगे तो कैपिटल लीवरेज यानी रिस्क क्या हो जाएगा, बिजनेस में बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे हमारा कैपिटल जो है उससे कम हमारा कर्जा होगा तो रिस्क क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. नाउ इट इज क्लियर. फैक्टर अफेक्टिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर. देखो कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या क्या चीजें, कैश फ्लो पोजीशन यानी अ फर्म एबिलिटी टू पे द एक्सपेंसेस. एक कोई भी कंपनी का काम होता है कि हमको जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे हैं, रिपीट कर दो. फाइनेंशियल लिवरेज मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेप्ट. अगर हमारा ओवरऑल कर्जा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, देखो कर्जा होगा ज्यादा होगा, खुद का पैसा कम होगा तो रिस्क बढ़ता जाएगा. खुद का पैसा ज्यादा होगा, कर्जा कम होगा तो रिस्क कम होगा. सिंपल एंड स्वीट, इतनी बात याद रखो. नाउ इट इज क्लियर. कैश फ्लो पोजीशन. अभी हमको क्या है, एक्सपेंसेस तो पे करना है. लोन डिटर्मिनेशन द डेप्ट कैपेसिटी. ठीक है. लोन क्या करेगा, डिटर्मिनेशन यानी लोन जो है हमारी कैपेसिटी बताएंगे कि हम कितने कर्जे में. सम फर्म ऑपरेटेड अ वॉलेंटरी फाइनेंस इन्वायरमेंटल अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. कुछ फर्म जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं और अपने आप में डिसाइड करके रखते हैं कि कर्जा कितना लेना है, पैसा कितना इन्वेस्ट करना है. द कंपनी में राइज अ फंड बाय इशूइंग अ डेब्ट इफ इट हैज अ फ्लुएंट कैश फ्लो पोजीशन. एक कंपनी जो है अपना पैसा और बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, सामने वाले को कर्जा भी दे सकती है. और क्या हो सकता है, इससे हमारे पैसे क्या होते हैं कि सामने वाला पैसा लेगा हमारे पास से और साथ में हमको अर्न करके खुद का पैसा भी देगा और हमारे को ऊपर प्रॉफिट भी देगा. तो हमारा कैपिटल क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा. एज दे आर टू बी पेड अ बैक आफ्टर द सम टाइम, जिसको हमको थोड़े टाइम के बाद में यानी पे करने की मोहलत देंगे. इट मस्ट कवर द फिक्स पेमेंट. ये क्या करेगा, कवर करेगा फिक्स पेमेंट को. ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड्स टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट. ये क्या करेगा, कवर अप करेगा पेमेंट को, कैसे कैसे कहाँ कहाँ देना है. नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट. या तो अभी समझ लो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, मैंने बहुत पैसा रन कर लिया, अब मुझे और पैसे को बढ़ाना है. रन करके मैं थक गई हूँ खुद से इंक्रीज कर करके, मुझे मालूम है कि मेरा बिजनेस टॉप पे चल रहा है तो मुझे अपने और बिजनेस को बढ़ाना है. तो मैंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा देखा कि ये कंपनी में पैसे लगाने से वो पैसा बढ़ेगा भी क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट पब्लिक खरीद रही है.
तो मैं क्या कर देता हूँ, वो कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो कंपनी क्या करेगी, बाद में मेरा कैपिटल भी मुझे रिटर्न देगी और उसके ऊपर प्रॉफिट भी रिटर्न देगी। या फिर मैं क्या करूंगी, अपना जो है फिक्स एसेट जो होगा इन्वेस्टमेंट करके, यानी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा के रख दूंगी, ताकि उसकी इनकम जो है मेरे लिए फायदा होती जाए। मीटिंग अ डेब्ट सर्विसेज कमिटमेंट एज वेल एज प्रोवाइडेड अ सफिशिएंट बफर पीरियड। जैसे जैसे हमने कर्जदारों से कर्जा लिया था, तो उनको क्या करेंगे, जो कमिटमेंट डेट जो लिया था कि बाबा 20 तारीख को पेमेंट करेंगे, 30 तारीख को, तो उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? ओके, अब आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या कहता है, इज द नंबर ऑफ टाइम अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड द टैक्स। ये क्या कर रहा है, interest coverage ratio is a number of a time earning of a before interest and the tax after the company cover the interest obligation। यानी हमको क्या करना है, देखो अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी हमारा जो इनकम होगी, ठीक है ना, कभी के कौन सी इनकम, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, इनकम प्रॉफिट मतलब पैसा जो है हमारा बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का जो होगा, ठीक है। तो वो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको कितना इंटरेस्ट भरना है डिसाइड करते हैं ना। जो भी हमारी इनकम आएगी उसका 30% हमको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। 50% भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 2A या G24। ऐसे करके हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट दैट द कंपनी कैन हैव अ मोर बोरोड फंड। अगर हम 30% से ज्यादा 40% या 50% जो है क्या भर रहे, इंटरेस्ट भर रहे, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि हमने कंपनी ने कर्जा ज्यादा लिया हुआ है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। जो भी आएगा वो हम करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितना पैसा भर रहे हैं। इट इज क्लियर एवरीवन? ये आता है ICR। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि हमने बिना बिना इंटरेस्ट और बिना टैक्स के जो हमारे पास पैसा आया, उसके बाद हम कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट भर रहे, ये बात का ध्यान रखना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम 50% भरे, 60%? नॉर्मली 30% जो होता है कि हमेशा 30% या 30% से कम का जो रहता है इंटरेस्ट चार्जेस रहते हैं, 10%, 12%, 2.5%, ऐसे इंटरेस्ट की वैल्यू रहती है। लेकिन अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मतलब कि हमारा ज्यादा लोन क्या लिया हुआ है, ज्यादा लिया हुआ है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? रुक्मणी, रुक्मणी बेटा, रुक्मणी, एक सेकेंड। बता देती हूँ मैं, डोंट यू वरी। देखो इंटरेस्ट कवरेज ये क्या बता रहा है, जितना भी पैसा हम कमा रहे बिजनेस में बिना इंटरेस्ट और बिना टैक्स भरे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको इंटरेस्ट कितना भरना है, हमको टैक्स कितना भरना है। इंटरेस्ट और टैक्स के बाद हमारे पास जो पैसा बच जाएगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन कंपनी क्या करे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैसे अंडरस्टैंड कर रही है कि बाबा अगर आप 10%, 12% इंटरेस्ट भर रहे हो तो नॉर्मल बात है कि चलो आपने नॉर्मल कर्जा लिया हुआ है। लेकिन अगर आप 20% के ऊपर टैक्स भर रहे हो, तो मतलब आपने लोन क्या है, ज्यादा लिया हुआ है, कर्जा ज्यादा लिया हुआ है, तो ये आपके बिजनेस के लिए रिस्की है, क्योंकि आप जो कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसा आप इंटरेस्ट में पे कर रहे हो। नाउ इट इज क्लियर? अब आ गया कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या, कि किसी भी कंपनी पब्लिक इशू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। कोई भी कंपनी, देखो पब्लिक क्या कर सकती है, अगर रातों रात हमारी जय जयकार कर सकती है, तो रातों रात हमारे को बदनाम भी कर सकती है ऑफ द फर्म एंड मेक इज अ वैल्यूएबल टू टेक ओवर। तो हमको हमारी पोजीशन बनाए रखने के लिए डेप्थ जनरली डज नॉट कॉस्ट डिल्यूशन ऑफ अ कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल पे डेप्थ जो है, कर्जा जो है, बता के नहीं आ सकते कि हम लोग
कितना कंट्रोलेबल होगा। टू हैव कंट्रोल द फर्म मस्ट इशू द डेब्ट्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को भी उधारी देनी पड़ेगी ना। जब हम लेते हैं किसी से तो हमको वैसे देना भी सीखना चाहिए, हमको भी किसी को उधार देना चाहिए। सो देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल ओवर वेदर टू गिव अप अ कंट्रोल और पे अ मोर कैपिटल। तो इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल, जैसा आपको कर्जा देना है तो वैसा आपको कर्जा लेना भी है। अगर सामने कल कर्जदार आ गया कि बाबा मुझे मेरा पैसा रिटर्न दो, तो आप क्या बोलेंगे, सामने वाले को फोन करेंगे, भाई मुझे मेरा पैसा रिटर्न दो। बात समझ में आई। इसके लिए एक एग्जांपल है ना, आपको थोड़ा सा मूवी वाला मैं बता देती हूँ। हमारा दिल आपके पास है समथिंग मूवी थी, अनिल कपूर एंड काजल की। तो वहां पर जो है वो एक दूसरे का आर्टिस्ट का तो नहीं, मैंने सतीश कौशिक जो रिसेंटली अभी डेथ हो गया है, डायरेक्टर थे, उनकी मूवी थी। वो कर्जा दे के रखता है तो वो बताता है, वो फोन करके बोलता है कि मेरा कर्जा वापस दे दो। और उसमें जॉनी लीवर की भी कॉमेडी है, यानी वो उससे पैसा मांगता है तो वो उससे पैसा मांगता है, तो वो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके हम लोग बताते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, कंट्रोल का पोजीशन कहलाती है, कि जब हमको कर्जा लेना है तो हमको कर्जा किसी को देना भी पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां जहां हमने ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है तो वहां पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो आजकल अभी जो है ना, सारे बैंकिंग जो है ना एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए, कि अगर सीनियर सिटीजन अगर हमको दे रहा है तो हम उसको कितना देंगे, 12.5% से ज्यादा का जो है इंटरेस्ट रेट देंगे, अगर उसकी एज 70 के अबाव है तो। फिर अगर आपने मंथली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 12 महीने, 1 साल के लिए डाल दो, 2 साल के लिए डाल दो, नहीं। जब भी हम लोग फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो हमको मंथ के हिसाब से डालना है, 11 मंथ के हिसाब से, या 21 ऑड नंबर ऑफ फिगर में डालना होता है। इवन नंबर में कभी भी हमको नहीं देना है। डिपॉजिट के लिए हमको ऑड नंबर से क्या करना है, उसकी इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे हमको रिटर्न क्या मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है। ओके। फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट में बी अंडरस्टूड वाइल द सिलेक्टिंग अ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। यानी हम लोग को फ्लोटिंग, यानी पहले फ्लोटिंग मतलब सॉरी, यूटिलाइज स्टेबल करना। फ्लोटिंग मतलब ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। ओके। फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल, अंडरस्टूड बाय द सिलेक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ फाइनेंस। द कॉस्ट ऑफ अ पब्लिक इशू इज मोर देन द फ्लोटिंग कॉस्ट। पब्लिक इशू में जो है ज्यादा पैसा लगेगा, फ्लोटिंग कॉस्ट टेकिंग अ लोन। ठीक है। लोन लेने में देखो, हम लोग जब भी लोन लेने जाते हैं तो कभी कर्जा जो है 10% पे मिलता है, कभी 12% मिलता है। इशूइंग सिक्योरिटी, ब्रोकर, कमीशन, अंडर राइटिंग फीस, कॉस्ट, प्रोस्पेक्टिव, फ्लोटिंग कॉस्ट। और उसके साथ साथ अभी जैसे कि देखो, मैं अगर कोई चीज लोन पर लेने जा रही हूँ तो लोन पे लेने के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी, उसका कमीशन भी देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, जो परमानेंट ना रहे, फ्लेक्सिबल, यस, ये चीज है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर आएगा फ्लोटिंग, यानी चल रहा है। फ्लोटिंग मतलब क्या हो रहा है, देखो फ्लोटिंग में भी फिक्स नहीं आएगा। फ्लोटिंग अंडरस्टूड, देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखो कि अप एंड डाउन होता है। फ्लोटिंग क्या होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। और फ्लोटिंग मतलब के साथ में, अप एंड डाउन के साथ साथ में हमको जो है ऊपर का भी जो पैसा है ना साथ में पे करना पड़ता है कर्जे में। अभी समझ लो मैंने रुकमणी से जो है पैसा मांगा, ओके, तो रुकमणी ने मुझे पैसा दिया, लेकिन रुकमणी के पास मुझे कर्जा लेकर जाने के लिए किसने बताया था, रीटा ने बताया था, तो मुझे रीटा को कमीशन देना पड़ेगा। ओके। फिर मैंने जो तुम लोग रुकमणी ने बोला मैं इतना पैसे दे रही हूँ, लेकिन अगर जो बैंक चार्जेस कट हो गए वो भी तुमको पे करना पड़ेगा। तो जब रुकमणी ने मुझे पैसा दिया तो बैंक के चार्जेस भी मैंने पे करे, रीटा को कमीशन भी मैंने दी। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग कॉस्ट। इनके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये चीजें भी साथ साथ में आ गई। Now it is clear. Flexible. Issuing a debenture and preference share introduce a flexibility. A good finance structure is a flexible and sound enough to have a scope of expansion of a contraction, capitalization whenever need arise. देखो फ्लेक्सिबल किसको करना, यहाँ पे फ्लोटिंग का मतलब समझा। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो है, हम इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं या प्रेफरेंस इशू करते हैं तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखना, कि हम लोग को जो है एक इक्वल लेवल पे अप एंड डाउन। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम जो इशू कर रहे हैं तो वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, या फिर हम सिर्फ डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हमको उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि थोड़ा डिबेंचर इशू करना है, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर इशू करना है। ये चीज यहाँ पर आ रही है। इज दिस क्लियर। फ्लोटिंग में हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की थी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम जो है, हमको पैसे के लिए जो पैसा जहाँ पर चाहिए
तो हम इशू क्या करेंगे, डिबेंचर और प्रेफरेंस जब इशू करेंगे तो वो एक लेवल पे इशू करना चाहिए, ये बता रहा है। ओके, नाउ stock market condition of a stock market influence the determination of a security. During the depression, people do not like to take a risk and do not take a interest in the equity share. During the boom, investors are ready to take a risk and invest in the equity share. देखो जब मंदी लगती ना, बोलते ना मार्केट में मंदी छाई हुई, कोई पैसा लगाने नहीं आ रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जहाँ पिक पॉइंट पे रहते हैं ना, जहाँ पे सबको मालूम है कि बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत रन कर रहा है, वहाँ पे लोग जो है पैसा लगाने के लिए भारी भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया स्टॉक मार्केट कंडीशन। तो हम लोग को पहले मार्केट में जो है कंपनी की वैल्यू देख लेना चाहिए। ओके, टैक्स रेट, ये एक रह गया था, हमारे दो स्लाइड मेरी रह गई। तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, इट अलाउज अ डिडक्शन, दस इन द केस ऑफ अ हायर टैक्स रेट डेब्ट आर प्रीफर ओवर द इक्विटी, बट इन द केस ऑफ अ लोअर टैक्स रेट मोर प्रेफरेंशियल इज गिवन टू द इक्विटी। देखो जैसे अगर हम हायर टैक्स रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट इज अलाउ एज अ डिडक्शन। जब हमको पैसा भरने जाते हैं तो हम लोग को डिडक्शन में बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का। दस इन केस ऑफ हायर टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट हायर है तो डेब्ट आर द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी, तो हमारे डेब्ट क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल से बढ़ जाएगा। और अगर हमने टैक्स कम भरा तो मतलब हमारा कैपिटल अच्छा चल रहा है। इज दिस क्लियर? जिसके पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट का जो हम पे कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया तो मतलब हमने कर्जा ज़्यादा लिया, अगर हमने इंटरेस्ट कम पे किया मतलब हमने कर्जा कम लिया। सेम वैसे अगर हमने टैक्स ज़्यादा पे किया तो मतलब हमारे पास कैपिटल कम है, तभी हमको गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देना पड़ा है। और अगर हमने टैक्स कम पे किया मतलब हमारा डाउन पे चल रहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन हायर लेवरेज फर्म एंड लोअर लेवरेज फर्म। क्या होता है, द हायर लेवरेज फर्म इज व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल इज हायर। जब हायर लेवरेज बढ़ेगा कब, देखो याद रखो ये लेवरेज यानी हमारी जो पोजीशन कम ज्यादा जो होती है ना, मतलब कर्जा, लेवरेज को समझ के रख लो कि एक तरह का मतलब कर्जा या हमारी जो है पोजीशन जो है, ओके, डूबने वाली कगार जो है कैसे बढ़ रही है। तो हायर लिवरेज कब होगा, जब हमारे पास कर्जा ज्यादा होगा, डेप्थ इक्विटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और हमारे पास डेप्थ कम होगा, यानी हमने कर्जा कम लिया है तो लोअर होगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? यस, तो आज का हमारा जो टॉपिक था बिजनेस फाइनेंस का, वो बेटा यहीं तक था। इसके बाद की जो स्लाइड्स है वो मैं कल आपको कवर अप करूंगी, थोड़ा सा बैकअप दूंगी, क्योंकि एक साथ खाना मटेरियल आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो इतना मोर देन इनफ था। और उसके बाद इसके अंदर एक दो जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो होगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कर दूँ। देखो मेरे को आपको एक चीज बतानी थी इसके अंदर, ताकि आपको समझो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है आपका। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको शो करना चाहती हूँ। वेट, इसने मैम आज का सारा रिपीट कर दो। बेटा एक मिनट मैम, डेप्थ एंड इक्विटी प्लीज। डेप्थ मतलब कर्जा, डेप्थ मतलब हम लोग बैंक वगैरह से लोन ले रहे हैं, और इक्विटी मतलब कि हम जो है कैपिटल हमारी बढ़ा रहे हैं। कैपिटल हमारी कैसे बढ़ा रही है कि हम पैसा जो है कलेक्ट कर रहे हैं। देखो दोनों भी एक तरह की कर्जा ही हुआ, इक्विटी भी एक तरह से कर्ज ले रहे हैं हम, लेकिन इक्विटी में हम पैसा जो है पब्लिक से मांग रहे हैं, लेकिन हम उनको इक्विटी जो है ना वो ऐसा नाम दे रहे शेयर का, यानी उनका कैपिटल यूटिलाइज करके हम उनको सिर्फ प्रॉफिट रिटर्न दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? उनका कैपिटल, उनका पैसा यूज करके उनको हम प्रॉफिट रिटर्न दे रहे हैं। डेप्थ में जो है हमको उनको कर्जा भी वापस करना है, और उसके ऊपर हमको जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी वापस करना है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखो अभी हमने यहाँ पर किया था हमारा, देखिए अभी तक हमारे 1 2 3 हो गए थे, बिजनेस फाइनेंस से स्टार्ट किया था। बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें हमारी जो इम्पोर्टेंट होती थी। ओके, देखिए बिजनेस इकोनॉमिक के बाद बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमको क्या क्या चीजों पे ज्यादा हमको कवर अप करना था। ओके, तो देखो बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमको कवर अप के लिए
ये चीज ये बतानी है। देखो, लीज फाइनेंस यानी उधारी पे लेने वाला पैसा, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हमको देखनी थी कि हमको कितने टाइम के लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने आज पढ़ा, अभी कल हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग एंड डिसीजन, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ लिया। इसके बाद रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस हमने पढ़ लिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, कल हम आईएमएस ये भी एक देखेंगे। कल हमको देखना है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और यहाँ पर देखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। फिर आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पर हम एक्सचेंज रेट, देखो हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज का एक लेसन पढ़ा था। यस बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्सचेंज रेट जो था रिस्क था, तो वो हमको पढ़ना है। उसके बाद जीडीआर क्या होता है, एडीआर क्या होता है, करेंसीज क्या होते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। तो कल का जो चैप्टर होगा वो हमारे इस शो 4 टॉपिक को लेकर होगा। इसके पहले हमने ये 4 टॉपिक आज क्लियर करें। तो बिजनेस फाइनेंस जो था बहुत स्मूथ और बहुत सिंपल सा टॉपिक था, जिसको हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना था। इसीलिए मैंने इसमें से आपको शेयर्स का जो टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंटल के अंदर, ऑलरेडी मैंने आपको शेयर्स क्या होता है, शेयर्स की वैल्यूएशंस कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, बिल ऑफ पेमेंट ऑफ द सॉरी, ये सारी चीजें हमको क्या करनी करती है, कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। देखो, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैडम हम कौन कौन से टॉपिक जो है एग्जाम के लिए कवर कर सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ पॉइंट और स्टैटिस्टिक के जो पॉइंट है वो आपको डीआई के जो क्वेश्चन है उसमें, और रिसर्च का जो टॉपिक है पेपर 1 का, वो इसमें से जो हमारा कवर अप हो जाता है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सिंपल सा एक टॉपिक है जो एक दिन में फिनिश हो जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। देन हमारा आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी सिंपल है। लीगल एस्पेक्ट और इनकम टैक्स, इसके ऊपर मुझे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे 1-1.5 आवर के लेक्चर्स लगेगी की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट गिव मी द एनी एक्सक्यूजेस, और पॉसिबल हो तो लेक्चर को ज़रा अच्छे से अटेंड कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको ऑन द स्पॉट आपको क्लियर कर सकूँ। चलिए, अब मैं एक बार वापस से पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो है रिपीट करने जा रही हूँ, तो एक बार आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया है। ओके, उसके लिए हम देख लेंगे हमारा तो देखिए, सबसे पहले है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, एक बार मैं स्लाइड्स को जूम कर लूँ। हाँ मेरा बच्चा, हो गया। देखो, बिजनेस फाइनेंस मीन्स अ फंड क्रेडिटेड, यानी पैसे कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कैसे कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कहाँ से करना है, ये हम बिजनेस फाइनेंस से पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बीओ विलर, जिन्होंने बताया है कि बिजनेस के अंदर हमको पैसों की जरूरत कब लगती है, कैसे लगती है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि हम लोगों को छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है हमारी। एक तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो हमको कौन सा पैसा कहाँ पर लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इन बातों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। द फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस विल बी टू बाय अ प्लांट, यानी हम लोगों को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगेगा, या फिर हमको पैसा जो है अदर दूसरी चीजों के लिए पैसा लगेगा। तो हमको अदर रिवीजन, हमारे को हम अदर चीज़ों के लिए पैसा लगेगा। तो ये पैसा हमको कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो हमको फिक्स कैपिटल के लिए पैसा लगेगा, मतलब जब भी हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, तो हम लोगों को टेबल, चेयर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ें अगर हम बिजनेस के यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी रेगुलर होने वाले खर्चे, जो हमको कभी कभी पता होते, कभी कभी हमको नहीं पता होते, डायरेक्टली आ जाते हैं। कभी गेस्ट आ गया तो हमको चाय बना के देनी पड़ेगी, कॉफी मंगानी पड़ेगी, ठंडा ऑफर करना पड़ेगा कस्टमर को, तो ये एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। तो इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए हमको हाथ में पैसा तो चाहिए, तो वो हाथ में जो पैसा चाहिए उसको हम कहते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। डाइवर्सिफिकेशन, यानी हम लोग जो बिजनेस है जो एक तरीके से चला रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना, उसे हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन।
टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, जैसे हमने बुक और पेन का यूज किया था, अभी हम कंप्यूटराइजेशन सिस्टम यूज करते हैं, तो इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग। तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि फाइनेंस की जरूरत सिर्फ लार्ज कंपनी को पड़ती है कि स्मॉल कंपनी को भी पड़ती है। तो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है दोनों कंपनी को पड़ती है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा, कि हमको पैसा जो है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कलेक्ट करें। तो पैसा कलेक्ट करने के दो तरीके, या तो ओनर का खुद का पैसा होगा, या तो उससे बैंक से या उधार लिया होगा, जिसे हम डेप्थ कहते हैं। ठीक है, डेप्थ मतलब कर्जा, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। तो हमने खुद का पैसा कितना लगाया, कर्जा कितना लिया, और ये दोनों का एक लेवल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले से ज्यादा ले लिया, खुद का पैसा कम लगाया, या खुद का पैसा ज्यादा लगाया, सामने वाले से कम लिया। तो इन चीज को एक इक्वली मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज का यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको शो किया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा पैसा लगना चाहिए, बाकी हमको थोड़ा सा खुद से दोस्तों से उधार लेना चाहिए, उसके बाद कर्जा लेना चाहिए, और फिर दूसरे तरीके से कर्जा लेने के बाद भी तो अगर हमको कहीं ना कहीं फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तब हम अदर सोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे। डेप्थ वर्सेस इक्विटी, डेप्थ मतलब कर्जा, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। तो ऐसा होना चाहिए कि डेप्थ एक लेवल तक हमने लेना चाहिए, इक्विटी से कम होना चाहिए। अगर डेप्थ ज्यादा हो गया तो हमारा बिजनेस रिस्की होगा, और अगर डेप्थ कम होगा तो हमारा बिजनेस स्मूथ चलेगा। फाइनेंशियल लिवरेज, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। अगर हमारा कर्जा ज्यादा है तो लिवरेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कर्जा कम है तो लिवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रिस्क कम हो जाएगा। ओके, फिर आ जाता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, पैसा जो है हमारा, पैसा क्या है, यूटिलाइज करना है, तो हमको सामने वाले को भी तो पैसा देना पड़ता है। और अगर हमको सामने पैसा, अगर हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा जमा होते जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जमा खुद की मतलब एक बॉक्स बना के रख दिया, उसके अंदर ले कबर्ड के अंदर डालते जा रहे, ऐसा नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, वो पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हमारा बिजनेस में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट कवरेज। जैसे जैसे हम लोग जो उधार लेंगे उस पर हमारा इंटरेस्ट कवरेज होगा। अगर हम इंटरेस्ट रेट नॉर्मल भर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा भर रहे हैं मतलब बिजनेस रिस्की है, क्योंकि हमने कर्जा ज्यादा लिया हुआ है। उसके बाद हो जाएगा कंट्रोल करना। ये सारी चीजें कंट्रोल करना क्या करता है, वैल्यूएबल चीजें हो जाता है, क्योंकि हमको एक किस लेवल तक दोनों को चीजें स्टैब्लिश करनी है, कर्जे को भी और इक्विटी को। तो हमको ये चीज कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि कर्जा बढ़ते 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 जा रहा है, या फिर सिर्फ हम हमारा पैसा ही इन्वेस्ट करते जा रहे, अर्निंग रिसोर्सेस नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलना चाहिए। ये चीज का बात, कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। कोई कंपनी आजकल बैंक जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेटिव हो गई है, मतलब कि अगर वो बैंक 12% दे रही है तो मैं 14% दूंगा, फिर उसमें वो दूसरा बेनिफिट दे रही है तो मैं दूसरा बेनिफिट दूंगा। उसके बाद आएगा फ्लोटिंग कॉस्ट, यानी अप एंड डाउन आना। अप एंड डाउन आना मतलब कैसे, कि अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं, यानी लोन पे पैसा दे रहे हैं, यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ अगर हमने लोन लिया, कर्जा लिया, तो कर्जा लेने के बाद साथ में किसी को बीच में खड़ा किया था कमीशन देने के लिए, या हमने डायरेक्ट कर्जा लिया, या प्रोसेसिंग फीस का पैसा भरना पड़ेगा। यानी हम लोग इंटरेस्ट तो भरेंगे, साथ साथ में ये ऊपर से एक्स्ट्रा अमाउंट भी भरेंगे। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी हम कर्जा लेंगे कि हमारा कैपिटल लेंगे तो वो दोनों क्या होगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टॉक मार्केट कंडीशन, हमको देखना चाहिए कि हमारी बिजनेस में पोजीशन कहाँ है। टैक्स रेट डिसाइड करेगा कि हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं मतलब बिजनेस रिस्क है, टैक्स कम पे कर रहे हैं मतलब बिजनेस बहुत स्मूथ जा रहा है। तो यहाँ पर ही हमको क्वेश्चन कर सकता है लेवरेज कब बढ़ता है। तो जब क्या हो जाता है, रेट हाई हो जाता है इंटरेस्ट का, या कर्जा ज्यादा होगा, डेप्थ ज्यादा होगा तो लेवरेज बढ़ेगा, डेप्थ कम होगा तो लेवरेज घटेगा। इट इज अ क्लियर पॉइंट। एनी डाउट नाउ? किसी को डाउट है बेटा? एनी डाउट? मोस्ट वेलकम डियर। और मैं रिपीट करती हूँ मेरा बच्चा, कोई इशू नहीं है। आप लोग जैसे जैसे बोलोगे मैं आपको वैसे ही डाउट क्लियर करने की ट्राई करूंगी, ताकि आप जो है अच्छे से क्लियर और सॉर्ट आउट कर सको। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हमको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई विल ट्राई टू गिव यू द परफेक्शन। ओके, हमको परफेक्शन डिसाइड करना है। बात समझ में आ रही है?
और कोई है, किसी को कुछ डाउट है? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखिए मैं आप लोगों की स्लाइड कंप्लीट कर देती हूँ। ये स्लाइड को एक स्मूथ वे दे देती हूँ। स्मूथ वे देने के बाद मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। ओके, सो डोंट यू वरीड अबाउट इट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। और होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से और अंडरस्टूड हुआ होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट व्हेन यू रीड इट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मैंने कहा ना कि आप पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, तो यू डोंट वरी अबाउट इट कि मैडम को कब पूछना है, क्या पूछना है। यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी ऑन द चैट बॉक्स। मैं ट्राई करूंगी कि आपको हेल्प कर दूँ। नाउ इट इज क्लियर। एनी डाउट? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस तनु, फिनिश। तो चलिए नदीम जी, अभिजीत जी। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब कर्जा, रिस्क, लिवरेज। लेवरेज कब बढ़ेगा बेटा? रिस्क कब बढ़ेगा? कर्जा बढ़ेगा तो लेवरेज बढ़ेगा, कर्जा कम रहेगा तो लेवरेज कम होगा। समझ में आया? लेवरेज के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि कर्जा ज्यादा होगा तो लेवरेज बढ़ जाएगा, कर्जा कम होगा तो लेवरेज कम होगा। नाउ इट इज क्लियर। एनी डाउट? मोस्ट वेलकम। लेवरेज बेटा एक प्रोपोर्शन होता है डेब्ट्स इन ऑल ओवर द कैपिटल ऑफ द फर्म। इट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लेवरेज और कैपिटल गियरिंग व्हेन द ओवरऑल डेब्ट इन द फर्म इंक्रीज। देखो जैसे जैसे कर्जा बढ़ता जाएगा, कॉस्ट ऑफ द फंड इज डिक्लाइन। ठीक है, यानी हमारे खुद के पैसे में से क्या आएगा, जो हमारे पास पैसा वो कम होता जाएगा अगर कर्जा बढ़ गया तो। इट इज अ चीपर सोर्सेस ऑफ अ फंड। डेप्ट इज अ चीपर, यानी हम लोग जो कर्जा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेप्ट इन द टोटल कैपिटल इज हायर, अगर हमारा पैसा जो है, कर्जा जो है खुद के कैपिटल से हायर है, तो फर्म इज कॉल्ड अ हायर लेवरेज, यानी हमारे लिए रिस्की होगा। रिस्क पकड़ लो। लेवरेज के लिए मतलब कहाँ पर हमको इश्यूज आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे। लेवरेज, तो लेवरेज का मतलब हम लोग यहाँ पर वितरित लाभ उठाएं, यानी क्या फायदा उठा सकते हैं। तो किसी फर्म की समग्र पूंजी में ऋण के अनुपात का वितरित लिवरेज या कैपिटल गैरिंग कहा जाता है। गैरिंग, कैपिटल गैरिंग कहा जाता है जब फॉर्म में समग्र ऋण बढ़ता है, विधाओं को लगात घाटी होती है, क्योंकि ऋण निधियों का एक सस्ता स्रोत है। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को लेकिन लेवरेज ही लिखना रहेगा। यस, रिस्क पढ़ो उसको, लेकिन लिखना लेवरेज ही। ओके, एनी डाउट? सो डाउट क्लियर है आपके यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। इसको भी मुझे न्यू स्लाइड करना पड़ेगा और ये कट पीस मार के देना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो आज का क्लास हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओवर कर लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और नहीं, इवनिंग, नाइट हो गई, डे नहीं हो गया। कल अच्छे से बैठकर पढ़ाई करो। आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी होनी चाहिए तो मुझे बता देना, कुछ डाउट आएगा तो क्लियर कर दूँगी। ठीक है डियर, चलो बाय बाय एवरीवन।